हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का। घट्टा चक्र पूर्वावलोकन में हम विश्व का भूगोल पढ़ रहे हैं। आज का जो चैप्टर है वो है भूकंप। भूकंप से रिलेटेड सारे फैक्ट को पढ़ेंगे, उसके बाद क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो फ्रेंड्स, यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। फ्रेंड्स, आपसे रिक्वेस्ट है, आपसे निवेदन है कि चैनल मेरा छोटा है, नया है, तो प्लीज़ चैनल को सपोर्ट करें आगे ले चलने में। आपसे रिक्वेस्ट करते हैं कि फ्रेंड्स हमारे चैनल को आगे ले चलने में प्लीज़ हमारी मदद करें। आने वाले सभी एग्जाम के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। तो चलिए भूकंप से रिलेटेड सारे फैक्ट को पढ़ते हैं। भूकंप की घटना प्रायः धरातल के नीचे घटित होती है। भूकंप कहाँ होता है? जो धरातल है, पृथ्वी जिस पर हम लोग रह रहे हैं, इसके नीचे होती है ये घटना। परंतु प्रत्येक भूकंप समान गहराई पर उत्पन्न नहीं होता है। प्रत्येक जो भूकंप होता है उसका गहराई समान नहीं होता, कहीं कम गहरा है तो कहीं ज़्यादा गहरा है। जिस स्थान पर भूकंप की घटना प्रारंभ होती है उस स्थान को भूकंप का उत्पत्ति केंद्र कहा जाता है, या भूकंप मूल कहा जाता है, या इसे अवकेंद्र भी कहा जाता है। जिस स्थान से भूकंप घटना प्रारंभ होती है, शुरू होता है, उस स्थान को उत्पत्ति केंद्र कहा जाता है, या भूकंप मूल, या तो अवकेंद्र कहा जाता है। भूतल पर वह बिंदु जो उद्गम केंद्र के समीपतम होता है उसे अधिकेंद्र कहा जाता है। तो भूतल जो हमारा पृथ्वी है, ये पृथ्वी से जो बिंदु या जो स्थान जहाँ से भूकंप उत्पन्न हो रहा है वहाँ से समीप पड़ता है वो स्थान, तो उसे अधिकेंद्र कहा जाता है। जहाँ से भूकंप उत्पन्न हो रहा है, जहाँ से उसकी घटना प्रारंभ हो रही है, वहाँ से जब ऊपर की ओर आएगा तो पृथ्वी का, भूतल का जो पहले स्थान मिलेगा या जो समीप रहेगा वही पहले मिलेगा, उसी को अधिकेंद्र कहा जाता है। अधिकेंद्र पर ही सबसे पहले तरंगों को महसूस किया जाता है, सबसे पहले वहीं पड़ेगा, तो उसकी तरंगों को, जो भूकंप की तरंग है, सबसे पहले वहीं पर उसको महसूस किया जाएगा। भूकंप अधिकेंद्र सदैव भूकंप मूल के ठीक ऊपर समकोण पर स्थित होता है। भूकंप अधिकेंद्र कहाँ होता है? जो भूकंप अधिकेंद्र होता है, भूतल से समीप वाला जो स्थान होता है, जहाँ से भूकंप प्रारंभ होता है, वहाँ से, वो कहाँ से होता है? वो जो भूकंप मूल होता है, जहाँ से भूकंप प्रारंभ होता है, उसके ठीक ऊपर पर ये भूकंप अधिकेंद्र होता है, पृथ्वी के नज़दीक पर। पृथ्वी से, और जहाँ से भूकंप स्टार्ट हो रहा है उसके उसके नज़दीक में जो स्थान पड़ता है वो कहाँ होता है? भूकंप मूल के ठीक ऊपर होता है, और ये समकोण पर स्थित होता है, 90 डिग्री के कोण पर। जब भूकंप मूल से भूकंप प्रारंभ होता है तो इसे केंद्र से भूकंपीय लहरें उठने लगती हैं। जब भूकंप प्रारंभ होता है तो उससे क्या होता है? उसके केंद्र से लहरें उठने लगती हैं, तथा सर्वप्रथम ये भूकंप अधिकेंद्र पर पहुंचती है। अधिकेंद्र वही है जो सबसे पहले स्थान मिलता है, उसी को अधिकेंद्र कहा जाता है। सभी प्राकृतिक भूकंप स्थल मंडल में ही होते हैं। कहाँ होते हैं? स्थल मंडल में। दशाओं के आधार पर भूकंपीय तरंगों को 3 भागों में बांटा गया है। पहला है प्राथमिक अथवा प्रधान तरंगे, इसको प्राइमरी वेव्स या पी तरंगे भी कहा जाता है। तो ये जो पी तरंगे हैं, प्राथमिक से पी ले लिया गया है, तो ये कैसी हो गई? पी तरंगे हो गई। ये कैसी होती हैं? प्राथमिक तरंगे ध्वनि तरंगों के समान होती है। इन्हें अनुदैर्घ्य तरंगों भी कहा जाता है, अनुदैर्घ्य तरंग भी कहा जाता है। ये तरंगे सबसे अधिक तीव्र होती हैं। पी तरंगे क्या होती हैं? सबसे ज़्यादा तेज होती हैं। इनकी तीव्रता इनके मार्ग में पड़ने वाली चट्टानों की सघनता पर निर्भर करता है। इनकी तीव्रता किस पर निर्भर करता है? इनके मार्ग में, इनके रास्ते में जो पड़ती है चट्टानें, वो सघनता है कितना, उस पर निर्भर। सघन मतलब नज़दीक नज़दीक। प्राथमिक तरंगे पृथ्वी के प्रत्येक भाग में यात्रा करती हैं। मतलब जो पी तरंगे या प्राथमिक तरंगे हैं, ये पूरे पृथ्वी के हर कोने पर, हर भाग पर ये यात्रा करती हैं। चूँकि इनकी गति सबसे अधिक है, अतः ये सबसे पहले धरातल पर पहुंचती है। इसकी गति सबसे तेज है, इसलिए धरातल पर सबसे पहले पहुंचती है। और ये तीनों पदार्थ, जो ठोस, द्रव, गैस हैं, इन तीनों से ये गुजर जाती है, प्राथमिक तरंगे या पी तरंगे। अब पढ़ेंगे हम भूकंपीय छाया क्षेत्र क्या होता है। तो चलिए पहले इसको डिटेल में पढ़ लेते हैं, उसके बाद समझ में आएगा। भूकंपीय छाया क्षेत्र क्या होता है? भूकंप लेखीय यंत्र सिस्मोग्राफ, इस पर दूरस्थ स्थानों से आने वाली भूकंपीय तरंगे अभिलेखित होती हैं। जो दूरी स्थान से आने वाली भूकंपीय तरंगे है, इसको अभिलेख करता है ये सिस्मोग्राफ।
हालांकि कुछ ऐसे भी क्षेत्र हैं जहां कोई भी भूकंप तरंग अभिलेखित नहीं होता है। ऐसे क्षेत्र को क्या कहा जाता है? भूकंपीय छाया क्षेत्र कहा जाता है। जहां पर भूकंप तरंग नहीं जाती है तो उसको अभिलेखित नहीं किया जाएगा, रिकॉर्ड नहीं किया जाएगा, वहां जब गई ही नहीं है। तो जहां नहीं गई है भूकंप तरंग, उसी को ही भूकंपीय छाया क्षेत्र कहा जाता है। ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। विभिन्न भूकंपीय घटनाओं के अध्ययन से ज्ञात होता है कि एक भूकंप का छाया क्षेत्र दूसरे भूकंप के छाया क्षेत्र से सर्वथा भिन्न होता है। हाँ, जब कहीं पर दो स्थान है या कई स्थान ऐसे हैं जहाँ पर भूकंप तरंग नहीं गया है तो उसको भूकंपीय छाया क्षेत्र कहेंगे। लेकिन सभी भूकंपीय छाया क्षेत्र क्या होते हैं? अलग अलग होते हैं। उपरोक्त चित्रों में पी और एस तरंगों का छाया क्षेत्र प्रदर्शित किया गया है। जो चित्र है उसमें यह देखा जाता है कि भूकंप लेखी भूकंप अधिकेंद्र से 105 डिग्री के भीतर किसी भी दूरी पर पी व एस दोनों की तरंगों का अभिलेखन करते हैं। तो क्या कहा जा रहा है कि जो अधिकेंद्र है, अधिकेंद्र मतलब कि जब भूकंप जहाँ से उठता है तो पृथ्वी के तल में किस स्थान पे सबसे पहले पहुँचता है, उसी को अधिकेंद्र कहा जाता है। तो अधिकेंद्र से 105 डिग्री के भीतर दोनों तरंगें मिलती हैं, पी और एस दोनों तरंगें मिलती हैं। और भूकंप लेखी अधिकेंद्र से 145 डिग्री के बाद या पश्चात केवल पी तरंगे ही के पहुंचने को ही दर्ज करता है और एस तरंगों को अभिलेखित नहीं करता है। तो 105 डिग्री तक पी और एस दोनों मिलेंगे और 145 डिग्री के बाद से ओनली पी मिलेगा, एस नहीं मिलेगा, एस तरंगे। अतः वैज्ञानिकों का मानना है कि भूकंप अधिकेंद्र से 105 डिग्री और 145 डिग्री के बीच का क्षेत्र दोनों तरंग प्रकार की तरंगों के लिए छाया क्षेत्र है। वैज्ञानिकों ने क्या माना है कि 105 से लेकर के 145 डिग्री के बीच का क्षेत्र जो होता है, जहाँ पर भूकंप छाया क्षेत्र आया, जो स्थान भूकंप छाया क्षेत्र है मतलब कि वहाँ भूकंपी तरंगों का अभिलेख नहीं हुआ है। वैज्ञानिकों का मानना है कि वहाँ दोनों प्रकार की तरंगे का छाया क्षेत्र पाया जाता है। 105 डिग्री के पश्चात पूरे क्षेत्र में एस तरंगे नहीं पहुँचती हैं। 105 डिग्री के पश्चात पूरे क्षेत्र में एस तरंगे नहीं पहुँचती हैं, वल्ली पी पहुँचती है। एस तरंगों का छाया क्षेत्र पी तरंगों की छाया क्षेत्र से अधिक विस्तृत है। तो एस जो तरंगे है इसका छाया क्षेत्र सबसे ज़्यादा है, पी का इससे कम है। भूकंप अधिकेंद्र के 105 डिग्री से 145 डिग्री तक पी तरंगों का छाया क्षेत्र एक पट्टी के रूप में पृथ्वी के चारों ओर के ये प्रतीत होता है। तो 105 डिग्री से 145 डिग्री तक कौन सी तरंगे मिलती है? पी। और 105 डिग्री तक कौन मिलती है? पी और एस दोनों मिलती है। तो पी 105 डिग्री से 145 डिग्री तक में मिलती है और एक पट्टी के रूप में पृथ्वी के चारों ओर मिलती है। इस तरंगों का छाया क्षेत्र न केवल विस्तार में बड़ा है बल्कि यह पृथ्वी के 40% भाग से भी अधिक है। पृथ्वी का जो हमारा भाग है 100%, उसमें से 40% से भी ज़्यादा 40% से भी ज़्यादा इस तरंगे का छाया क्षेत्र है और ये विस्तार में भी सबसे बड़ा है। अब चलिए दूसरी देखते हैं। इसको कहा जाता है द्वितीयक अथवा गौड़ तरंगे। द्वितीयक को इंग्लिश में सेकेंडरी कहा जाता है। तो यहाँ से इस ले लिया गया है शॉर्टकट में। ये तरंगे जल तरंग जिसको वाटर रिप्लेस कहा जाता है या प्रकाश तरंग लाइट वेव्स के समान होती हैं। इस तरंगे कैसे होती हैं? इस तरंगे होती हैं जल तरंग और प्रकाश तरंग के समान पर होती हैं द्वितीयक अथवा गौड़ तरंगे या एस तरंगे। इन्हें आड़ी अथवा अनुप्रस्थ लहरें भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? अनुप्रस्थ लहर या आड़ी कहा जाता है इस तरंगे को। और ये जल तरंग और प्रकाश तरंग के समान होती है। इन्हें आड़ी तरंग इसलिए कहते हैं क्योंकि इनमें अणुओं की गति तरंग के समकोण पर होती है। जो अणुओं की गति होती है ये तरंग के समकोण पर हो जाती है या तरंग के दिशा के आर पार हो जाती है, इसलिए इसको क्या कहा जाता है? आड़ी कहा जाता है। ये तरंगे प्राथमिक तरंगों के बाद प्रकट होती है। सबसे पहले प्राथमिक तरंगे आती है पी तरंगे, उसके बाद एस तरंगे या द्वितीयक अथवा गौड़ तरंगे प्रकट होती हैं। इनकी गति प्राथमिक तरंगों की अपेक्षा कम होती है। प्राथमिक तरंग सबसे स्पीड में उसकी हाई है और उसके बाद है द्वितीयक की। ये तरंगे तरल पदार्थ से होकर नहीं गुजरती हैं। कहाँ से नहीं जाती हैं? तरल पदार्थ से होकर के नहीं गुजरती हैं। और जो हमारी पी तरंगे हैं वो ठोस द्रव गैस तीनों से होकर के गुजरती है। और जो द्वितीयक है सेकेंडरी है एस तरंगे है ये तरल पदार्थ से होकर नहीं गुजरती है। यही कारण है कि द्वितीयक तरंगे सागरीय भागों में पहुंचने पर क्या होती है? ये लुप्त हो जाती है, इसलिए कि तरल पदार्थ
से नहीं होकर गुजरती है। और सागर में क्या है, पानी, पानी कैसा है, तरल है, तो ये वहाँ उस भागों में पहुँचने पर ये क्या हो जाती है, लुप्त हो जाती है। अब अगला है धरातलीय तरंग। धरातलीय तरंग या सरफेस वेव, और इसको एल वेव भी कहा जाता है। तो एल वेव या धरातलीय तरंग को चलिए पढ़ते हैं। धरातलीय तरंगे अन्य दो तरंगों की अपेक्षा कम वेगवान होती है। जो पी तरंगे हैं, एस तरंगे हैं, उनकी अपेक्षा ये कम वेगवान होती है तथा इनका भ्रमण पथ पृथ्वी का धरातलीय भाग ही होता है। एल तरंगे कहाँ भ्रमण करती हैं, पृथ्वी के धरातल भाग में। ये लहरें पृथ्वी का पूरा चक्कर लगा करके अधिकेंद्र पर पहुंचती हैं। पृथ्वी का पूरा चक्कर लगाती हैं, उसके बाद अधिकेंद्र पर पहुंच जाती हैं। अब अधिकेंद्र क्या है, इसको हम बता चुके हैं फ्रेंड्स, और इसको आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए। अतः इन्हें पी तथा एस लहरों की अपेक्षा अधिक लंबा मार्ग तय करना पड़ता है। जो पी और एस तरंगे हैं, इनकी अपेक्षा एल तरंगे का लंबा मार्ग होता है, इसलिए कि पूरी पृथ्वी का चक्कर लगाता है। धरातलीय तरंगों को लंबी तरंगे कहा जाता है। इसलिए धरातलीय तरंगों को क्या कहा जाता है, लंबी तरंगे कहा जाता है, क्योंकि इनका भ्रमण समय अधिक होता है। जब ज़्यादा दूरी तय करेंगी तो समय भी अधिक लगेगा, इसलिए इनको लंबी तरंगे कहा जाता है, और ये सर्वाधिक दूरी तय करती हैं। इसी कारण से धरातलीय तरंगे अधिकेंद्र पर सबसे बाद में पहुंचती हैं। अधिकेंद्र पर सबसे बाद में धरातलीय तरंगे पहुंचती है, या एल तरंगे कहा जाता है ना। तो ये अधिकेंद्र पर सबसे बाद में पहुंचती है, ज़्यादा दूरी तय करती है, इसलिए ज़्यादा समय लगता है, इसलिए बाद में ये अधिकेंद्र पर पहुंचती है। धरातलीय तरंगे सबसे अधिक विनाशकारी समझी जाती हैं। सबसे अधिक विनाशकारी तरंगे कौन सी है, धरातलीय तरंग। कौन सी है, एल तरंगे है। भूकंप की तीव्रता विमुक्त ऊर्जा की सूचक होती है। भूकंप के परिमाण का मापन रिएक्टर स्केल एवं तीव्रता का मापन मार्केली स्केल पर किया जाता है। तो भूकंप आया है तो उसका क्या परिमाण मिला है, रिजल्ट क्या मिला है, इसको हम रिएक्टर स्केल से मापते हैं। किससे मापते हैं, रिएक्टर स्केल से। और जो तीव्रता है, कितनी तेजी से आया है, तो इसको मार्केली स्केल से मापते हैं। तो इसे याद कर लेंगे कि भूकंप आया है, कितना मार के गया है, मार्के से तो मार्केली, जितना तेज आएगा उतना ही विनाशकारी होगा। तो ऐसे इसको हम याद कर लेंगे। रिएक्टर स्केल का आविष्कार किसने किया था, ये चलिए देख लेते हैं। रिएक्टर स्केल का आविष्कार परिमाण मापने के लिए किया जाता है भूकंप का। वर्ष 1935 में चार्ल्स एफ रिएक्टर ने उसका आविष्कार किया था, इसलिए इसके नाम पर रखा गया है रिएक्टर स्केल। रिएक्टर तीव्रता लघुगणकीय पैमाने पर आधारित होता है। कैसा होता है, लघुगणकीय, छोटी गणना पर आधारित होता है, जिसका आधार 1 से 10 अंक के बीच अंकित होता है। स्केल पर कितना अंक होता है, 1 से 10 तक होता है। प्रत्येक अंक सिस्मोग्राफ पर 10 गुने आयाम की वृद्धि को प्रदर्शित करता है। जो 1 से 10 तक अंक हैं, सभी अंक क्या करते हैं, सिस्मोग्राफ पर 10 गुने आयाम की वृद्धि को जैसे एक डिजिट लिखा है, उसके बाद 2 और 3, तो इन दोनों के बीच में कितना आयाम होता है, 10 गुने आयाम वृद्धि होता है। जब 1 से 2 पर जाएंगे तो इनके बीच में कितना है, 10 गुने आयाम वृद्धि को प्रदर्शित करता है हर एक डिजिट। और जबकि ऊर्जा में देखा जाए तो ऊर्जा में ये 32 गुना मुक्त करता है ऊर्जा को। यही डिजिट जो 1 से 10 तक के रिएक्टर स्केल पर लिखा गया है। तो आयाम कितना होता है, 10 गुना आयाम होता है, और ऊर्जा कितना होता है, तो 32 गुना मुक्त होता है। एक अंक तीव्रता की भूकंपीय तरंगे 6 औंस ऊर्जा निर्मुक्त करती है। जो एक अंक के बीच में तीव्रता की बात की जाए, तीव्रता की भूकंपीय तरंगे कितनी होती है, 6 औंस ऊर्जा निर्मुक्त करती है। सिस्मोग्राफ भूकंप का पता लगाने एवं उसे रिकॉर्ड करने के लिए प्रयोग किया जाने वाला एक उपकरण है। तो सिस्मोग्राफ का कैसा है, भूकंप का पता लगाया जाता है, उसे रिकॉर्ड किया जाता है सिस्मोग्राफ की सहायता से। सिस्मोमीटर सिस्मोग्राफ का आंतरिक भाग होता है। तो सिस्मोग्राफ का जो आंतरिक वाला भाग है उसको सिस्मोमीटर कहा जाता है, जो एक लोलक या पेंडुलम जिसे कहा जाता है, या फिर स्प्रिंग पर चढ़ा हुआ ये भार हो सकता है। हालांकि सामान्यतः इसे सिस्मोग्राफ के समानार्थी के रूप में ही प्रयोग किया जाता है। सिस्मोग्राफ उपकरण के विशिष्ट स्थान पर भूकंप की रिकॉर्डिंग है। क्या होता है, भूकंप की रिकॉर्डिंग करता है सिस्मोग्राफ। अतः सिस्मोग्राफ आमतौर पर एक इकाई के रूप में सिस्मोमीटर और इसकी रिकॉर्डिंग डिवाइस को प्रदर्शित करता है। सिस्मोग्राफ क्या करता है, आमतौर पर
एक इकाई के रूप में सिस्मोमीटर और इसकी रिकॉर्डिंग डिवाइस को संदर्भित करता है। अब देखते हैं सुनामी। सुनामी जापानी भाषा से संबंधित है। TSU टिसु का अर्थ होता है बंदरगाह तथा नमी नमी का अर्थ होता है तरंग। तो जो सुनामी कैसा होता है? सुनामी जो है जापानी भाषा से संबंधित है। सुनामी को देखो ऐसे लिखा जाए, टिसुनामी, टी से शुरू होता है, टी सुनामी लिखा है। तो TSU जो स्टार्टिंग में लिखा है इसका अर्थ क्या होता है? बंदरगाह। और लास्ट का जो नमी है, नामी का अर्थ होता है तरंग। तो याद रखिएगा, टुसु का अर्थ बंदरगाह और नामी का तरंग होता है। सुनामी भूकंप के फलस्वरूप समुद्र क्षेत्र में उठने वाली तरंगे हैं। जब यही भूकंप समुद्र में आता है तो पानी बहुत ऊंचे ऊंचे उठते हैं, बहुत ऊंचाई पर उठते हैं, तो उसे क्या कहा जाता है? सुनामी। जो ऊंची उठती लहरों के साथ तटीय क्षेत्रों को भारी हानि पहुंचाता है। पहले बहुत ऊंचाई तक जाएगा, उसके बाद नीचे गिरेगा तो तट पे हानि पहुंचाएगा ही। 11 मार्च 2011 को जापान में आए भीषण भूकंप के फलस्वरूप उत्पन्न विध्वंसकारी सुनामी से फुकुशिमा शहर गहन रूप से प्रभावित हुआ था। 11 मार्च 2011 को जापान में भीषण भूकंप आया था और इससे क्या हुआ था? विध्वंसकारी हो गया था, बहुत ज़्यादा प्रभावित हो गया था फुकुशिमा शहर, जापान का फुकुशिमा शहर। इस त्रासदी से कहा वहाँ स्थित परमाणु विद्युत संयंत्र भी क्षतिग्रस्त हो गए थे। जो फुकुशिमा शहर है, उसी फुकुशिमा शहर में परमाणु विद्युत संयंत्र भी है जो क्षतिग्रस्त हो गया। इससे वहाँ पर जो नाभिकीय विकिरण है वो उत्पन्न हो गया था। नाभिकीय विकिरण उत्पन्न हो गया था परमाणु विद्युत संयंत्र के क्षतिग्रस्त हो जाने पर। रिंग ऑफ फायर क्या है? प्रशांत महासागर क्षेत्र में भूकंप तथा ज्वालामुखी से प्रायः प्रभावित क्षेत्र को रिंग ऑफ फायर कहा जाता है। प्रशांत महासागर का ऐसा क्षेत्र जिस क्षेत्र पर प्रायः भूकंप भी आ रहे हैं और ज्वालामुखी भी उठ रही हैं, तो उस क्षेत्र को कहा जाता है रिंग ऑफ फायर। क्या कहा जाता है? रिंग ऑफ फायर। इस पेटी में संपूर्ण विश्व के लगभग 90% भूकंप का अनुभव किया जाता है। तो 90% भूकंप कहाँ आता है? प्रशांत महासागर के क्षेत्र में। और प्रशांत महासागर के क्षेत्र में जहाँ भूकंप भी आ रहा है, ज्वालामुखी भी आ रहा है, तो उस क्षेत्र को रिंग ऑफ फायर कहा जाता है। यहाँ भूकंप के लिए 4 प्रमुख दशाएं सुलभ है। 4 प्रमुख दशाएं हैं जो कि भूकंप यहाँ पर 90% आता है। तो चलिए देख लेते हैं। सागर तथा स्थल भागों का मिलन बिंदु, कहीं पर सागर है और कहीं पर स्थल है, जमीन है, तो जहाँ पर वो दोनों एक जगह पर मिल रहे हैं वहाँ पर ये कंडीशन होता है, भूकंप आता है या ज्वालामुखी उद्गार होता है। और दूसरा होता है नवीन मोड़दार पर्वतीय क्षेत्र। पर्वतीय क्षेत्र है, नया पर्वत है और उसका मोड़ जहाँ पर हो रहा है वहाँ पर ये कंडीशन होता है। तीसरा है ज्वालामुखी क्षेत्र। ज्वालामुखी क्षेत्र पर भी भूकंप आता है। चौथा है विनाशी प्लेट सीमाओं का अपसरण। जो विनाशी प्लेट है उन सीमाओं का अपसरण हो रहा है तो वहाँ पर भी भूकंप आता है। तो इस क्षेत्र में कौन कौन सा देश आ जाता है, चलिए देखते हैं। तो इस क्षेत्र में चिली, कैलिफोर्निया, अलास्का, जापान, फिलीपींस और न्यूजीलैंड तथा मध्य सागरीय भूकंपों में भूकंप के विस्तृत क्षेत्र आते हैं। जो पूरे विश्व में 90% भूकंप यहीं पर आते हैं, महासागरीय प्रशांत महासागर के क्षेत्र में। और ये 4 कारण हैं जो कि यहाँ पर ज़्यादा भूकंप आते हैं। और कौन कौन सा देश है? चिली, कैलिफोर्निया, अलास्का, जापान, फिलीपींस और न्यूजीलैंड। और महासागरीय भाग में, मध्य महासागरीय भाग में भारतीय उपमहाद्वीप का उत्तर पश्चिम प्रदेश भूकंप ग्रहणशील है। जो भारत का उपमहाद्वीप है, उपमहाद्वीप जो दक्षिण, उपमहाद्वीप का मतलब होता है कि जो अपना भारत है उसका उत्तर और पश्चिम प्रदेश जो उपमहाद्वीप कहलाता है। तो ये क्या होता है? भूकंप ग्रहणशील है दक्षिण भारत, और जो उत्तर और पश्चिम का भी पोर्शन उसमें आ जाता है। तो ये भूकंप ग्रहणशील है, जिसका प्रमुख कारण है कि प्लेटों के सीमांत पर इसकी अवस्थिति। जो प्लेटें की सीमा रेखा है, एक दूसरे प्लेट की वहाँ पर सीमा खत्म होती है और अपने भारत जिस प्लेट में है उसकी भी सीमा यहाँ खत्म होती है। तो दोनों प्लेटें क्या हैं? टकराती हैं वहाँ पर। दोनों प्लेटों का टकराना या ओवरलैप करना, तो इससे क्या होता है? यहाँ पर भूकंप आता है भारतीय उपमहाद्वीप का जो उत्तर से पश्चिम वाला प्रदेश है इसमें।
यह क्षेत्र भारतीय प्लेट एवं यूरेशियन प्लेट का अभिसरण करती है। एक भारतीय प्लेट है और इस साइड, और उस साइड किसकी प्लेट है? यूरेशियन प्लेट है। तो इन दोनों का टकराव होना अभिसरण क्षेत्र है। भारत का भूकंप क्षेत्र मध्य महाद्वीपीय पेटी के अंतर्गत सम्मिलित किया जाता है। कौन सी पेटी के अंतर्गत आता है? मध्य महाद्वीपीय पेटी, मिड कॉन्टिनेंटल बेल्ट। मध्य महाद्वीपीय पेटी का विस्तार केप वर्डे द्वीप से प्रारंभ होता है। तो मध्य महाद्वीपीय पेटी का विस्तार कहाँ से होता है? केप वर्डे द्वीप से होता है तथा पुर्तगाल से होकर ये भूमध्य सागर आल्प्स के भूकंपों को सम्मिलित करता हुआ एशिया माइनर तक जाता है। आगे हिमालय क्षेत्र से होते हुए ये म्यांमार के सहारे दक्षिण की ओर जाता है तथा अंत में ये पूर्वी द्वीप समूह में जाकर के प्रशांत महासागरीय क्षेत्र भूकंप क्षेत्र से ये मिल जाता है। तो मध्य महाद्वीपीय पेटी के अंतर्गत भारत आता है और ये इसका विस्तार कहाँ से होता है? केप वर्डे द्वीप से प्रारंभ होता है। उसके बाद ये कहाँ जाता है? पुर्तगाल। पुर्तगाल के बाद भूमध्य सागर होते हुए आल्प्स के भूकंपों को ये सम्मिलित करता है। उसके बाद एशिया में एंट्री करता है, एशिया माइनर तक जाता है और ये आगे हिमालय क्षेत्र से होते हुए म्यांमार के सहारे दक्षिण की ओर चला जाता है और प्रशांत महासागरीय भूकंप क्षेत्र से मिल जाता है। अब मध्य अटलांटिक पेटी क्या है? मध्य अटलांटिक पेटी मध्य अटलांटिक कटक में स्पिट्सबर्जन तथा आइसलैंड जो कि उत्तर में है, वहाँ से लेकर के बोवेड द्वीप जो कि दक्षिण में है, यहाँ तक फैला है। कौन? मध्य अटलांटिक पेटी कहाँ तक फैला है? ये मध्य अटलांटिक कटक में है और ये स्पिट्सबर्जन तथा आइसलैंड जो कि उत्तर में है, वहाँ से लेकर के बोवेड द्वीप जो कि दक्षिण में है, यहाँ तक ये फैला है मध्य अटलांटिक पेटी। अब चलिए देख लेते हैं महत्वपूर्ण बृहद एवं लघु प्लेटें। महत्वपूर्ण जो बड़ी बड़ी प्लेटें हैं या छोटी प्लेटें हैं, लघु प्लेटें हैं, उसको प्लेट विवर्तनिकी के सिद्धांत के अनुसार पृथ्वी का स्थल मंडल 7 बृहद प्लेटों व कुछ प्लेटों में विभक्त है। कितना है? 7 बृहद प्लेटें हैं, बड़ी प्लेटें हैं और कुछ छोटी प्लेटें हैं और नवीन वलित पर्वत श्रेणी भी है। गर्त और भ्रंश इन मुख्य प्लेटों को सीमांकित करते हैं। जो गर्त है या भ्रंश है इन प्लेटों को सीमांकित करते हैं, सीमा बनाते हैं। तो चलिए सबसे पहले वृहद प्लेटें को पढ़ते हैं। पहला है अंटार्कटिक प्लेट। अंटार्कटिक प्लेट में क्या आता है? इसमें अंटार्कटिक और इसके चारों ओर से घेरती हुई महासागरीय प्लेट शामिल होती हैं जो कि दक्षिण में है। उत्तरी अमेरिकी प्लेट, इसमें पश्चिमी अटलांटिक तल सम्मिलित है तथा दक्षिणी अमेरिकन प्लेट व कैरेबियन द्वीप इसकी सीमा का निर्धारण करता है उत्तरी अमेरिकी प्लेट में। अगला है दक्षिणी अमेरिकी प्लेट, इसमें पश्चिमी अटलांटिक तल आ जाएगा और उत्तरी अमेरिकी प्लेट व कैरेबियन द्वीप इसे पृथक करते हैं। पश्चिमी अटलांटिक और उत्तरी अमेरिका इसके जस्ट ऊपर है और कैरेबियन द्वीप भी इसके जस्ट ऊपर है, इसको अलग करती हैं। प्रशांत महासागरीय प्लेट है, इंडो ऑस्ट्रेलियन न्यूजीलैंड प्लेट है, अफ्रीकी प्लेट है जिसमें पूर्वी अटलांटिक तट शामिल होता है। यूरेशियाई प्लेट है, इसमें क्या है? पूर्वी अटलांटिक महासागरीय तल सम्मिलित होते हैं। और कुछ महत्वपूर्ण लघु प्लेटें हैं, तो चलिए उनको देख लेते हैं। कोकोस प्लेट, ये प्लेट मध्यवर्ती अमेरिका और प्रशांत महासागरीय प्लेट के बीच स्थित होता है। कोकोस प्लेट कहाँ होता है? यह प्लेट अमेरिका और प्रशांत महासागरीय प्लेट के बीच स्थित होता है। मध्यवर्ती अमेरिका और प्रशांत महासागरीय। नजका प्लेट या दक्षिणी अमेरिका और प्रशांत महासागर प्लेट के बीच होता है। तो इसको याद कैसे करेंगे कि अमेरिका के लोग क्या हैं? सब काका हैं, काका से रिलेट कर लेंगे कोको। नजका प्लेट, नजका जस्ट नीचे है दक्षिण अमेरिका, उत्तरी अमेरिका के जस्ट नीचे है, तो नजका, और इससे दक्षिण अमेरिका नाराज होता है, नाराज से नजका। अरेबियन प्लेट, इसमें अधिकतर अरब प्रायद्वीपीय का भूभाग आता है और अरब प्रायद्वीप जो अरब देश हैं उनको अरब देश भी कहा जाता है, अरब क्षेत्र भी कहा जाता है, उसके नाम में अरेबियन प्लेट लिखा हुआ है। अब फिलीपीन प्लेट या एशिया महाद्वीप और प्रशांत महासागरीय प्लेट के बीच स्थित होता है। फिलीपीन कहाँ है? एशिया में है, एशिया और प्रशांत महासागरीय के बीच। कैरोलिन प्लेट यह न्यू गिनी के उत्तर में फिलीपियन व इंडियन प्लेट के बीच में स्थित है। कैरोलिन प्लेट पापुआ न्यू गिनी और उत्तर में
फिलिपियन व इंडियन प्लेट के बीच में स्थित है। ये फ्यूजी प्लेट यह ऑस्ट्रेलिया के उत्तर पूर्व में स्थित है। उत्तर और पूर्व के पूर्व दिशा में ये फ्यूजी प्लेट स्थित है ऑस्ट्रेलिया देश के। तो फ्रेंड्स यहाँ पर हमारा थ्योरी सेक्शन कंप्लीट होता है। अब चलिए पढ़ते हैं जो क्वेश्चन पूछे गए हैं। पहला है भूकंप के समय किन तरंगों का उद्भव होता है। तो हम लोगों ने पढ़ा था PSL ना, तो इसका आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन PSL। नेक्स्ट क्वेश्चन, भूकंपीय छाया क्षेत्र से संबंधित निम्नलिखित कथनों को पढ़िए तथा सही विकल्प को चुनिए। पहला कथन दिया गया, एक भूकंप का छाया क्षेत्र दूसरे भूकंप के छाया क्षेत्र से सर्वथा भिन्न होता है। हाँ, भूकंप लेखी भूकंप अधिकेंद्र से 105 डिग्री के बाहर किसी भी दूरी पर P एवं S दोनों तरंगों का अभिलेखन करते हैं। नहीं, ये गलत बात है। 105 डिग्री के बाहर वनली P तरंगे मिलती हैं, S नहीं मिलती है, तो दूसरा वाला इसके लिए गलत हो जाएगा। तो कथन 1 सही है और कथन 2 गलत है, तो इसका बी ऑप्शन राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है, रिंग ऑफ फायर किससे संबंध है। तो रिंग ऑफ फायर किससे संबंध है, भूकंप से संबंध है। भूकंप से संबंध है, ज्वालामुखी से संबंध है और प्रशांत महासागर के क्षेत्र में आता है। प्रशांत महासागर के क्षेत्र, लेकिन इसको जंगल की आग से नहीं संबंधित है। तो हम लोगों ने पढ़ा था कि प्रशांत महासागर का ऐसा क्षेत्र जहाँ पर भूकंप और ज्वालामुखी ज़्यादातर उद्गार होता है प्रशांत महासागर के क्षेत्र में, तो उस स्थान को रिंग ऑफ फायर कहा जाता है। तो इसका आंसर पहला वाला राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है, रिएक्टर स्केल एक लघुगणकीय लॉगरिथम मापक्रम है तथा इसके फलस्वरूप परिमाण मात्रक में 1 की वृद्धि आयाम के लिए 10 के गुणक को निरूपित करती है क्या। अगला इसका ऑप्शन है रिएक्टर स्केल में प्रत्येक पूर्णांक गठन पर ऊर्जा पूर्ववर्ती पूर्णांक पठन की ऊर्जा के 100 गुनी होती है, नहीं 32 गुना होती है। तो दूसरा वाला गलत है, केवल पहला वाला सही है। पहला वाला इसका आंसर सही है। अगला, भूकंप के बारे में कथनों पर विचार कीजिए, बताना है कि कौन सा सही है। पहला है, भूकंप की तीव्रता को मार्केली स्केल पर नापा जाता है। तो पहला सही है, हम लोगों ने पढ़ा था कितना तेज आया है, जितना तेज आएगा उतना ज़्यादा मार कर जाएगा, तो मार से मार्केली याद किए थे। भूकंप का मैग्नीट्यूड विमुक्त ऊर्जा की माप है। तो हाँ, भूकंप का मैग्नीट्यूड क्या है, विमुक्त ऊर्जा की माप है, दूसरा भी सही है। तीसरा है, भूकंप के मैग्नीट्यूड भूकंपी तरंगों के आयाम के सीधे मापने पर आधारित होता है, ये भी सही है। अगला, रिएक्टर स्केल में हर पूर्णांक विमुक्त ऊर्जा के परिमाण में 100 गुनी वृद्धि का, नहीं ये गलत है, चौथा वाला गलत है। रिएक्टर स्केल पर हर पूर्णांक विमुक्त ऊर्जा कितना होता है, 32 गुना ऊर्जा विमुक्त होता है। इसमें 100 गुना लिखा है, इसलिए चौथा गलत है। तो तीसरा सही है, 1, 2, 3 इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, आयाम को देखो 10 गुने वृद्धि करता है और ऊर्जा को 32 गुना। रिएक्टर पैमाने पर का उपयोग किया जाता है क्या नापने के लिए, भूकंप की तीव्रता के लिए। अगला क्वेश्चन है, भूकंप की तीव्रता का मापन किया जाता है रिएक्टर पैमाने पर इसका तीव्रता का मापन किया जाता है। अगला है, सिस्मोमीटर मापता है, तो ये भूकंप मापता है। नेक्स्ट है, भूकंप मापता है, निम्नलिखित में से किस यंत्र का भूकंप तरंगों के मापने के लिए प्रयोग किया जाता है। तो इसका आंसर हो जाएगा सिस्मोग्राफ, सिंपल सा। निम्नलिखित भाषाओं में सुनामी शब्द किस भाषा से संबंधित है। सुनामी एक जापानी भाषा है। सुनामी कैसा है, जापानी भाषा है, जिसमें टी से शुरू होता है सुनामी। तो TSU को क्या कहा जाता है, बंदरगाह, और नामी को तरंग कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है, वर्ष 2004 के हिंद महासागरीय भूकंप तथा उसके परिणामित सुनामी के संबंध में कथन कौन सा सही नहीं है, ये बताना है। पहला है, सुंडा खाई में भारतीय प्लेट के बर्मी प्लेट से अधागमन वाले क्षेत्र में लगभग 1200 किलोमीटर भ्रंश रेखा का 15 मीटर तक खिसकाव होने के कारण इस भूकंप की उत्पत्ति होती है। अगला क्या कह रहा है, परिणामी सुनामी के इंडोनेशिया के तट से अफ्रीकी के पूर्वी तट तक अधिकेंद्र से लगभग 8500 किलोमीटर की दूरी तक तटों पर घोर विध्वंस किया है। तो ये भी सही है फ्रेंड्स। वर्तमान अनुमानों के अनुसार भूकंप जनित सुनामी ने समुद्र में डूब गए अनगिनत लाशों के अतिरिक्त 50 लाख से अधिक लोगों की मौत को घाट उतार दिया।
तो ये सी वाला ऑप्शन गलत है। डी है बांग्लादेश से बहुत कम लोग हताहत हुए क्योंकि भूकंप प्रभावित भ्रंश रेखा की दिक् स्थिति लगभग उत्तर दक्षिण होने से सुनामी लहरों की प्रबलतम शक्ति पूर्व पश्चिम दिशा में थी। पूर्व पश्चिम दिशा में थी तो उत्तर दक्षिण में कम होगा। तो ये डी ऑप्शन भी सही है, बांग्लादेश में कम हताहत हुआ था। तो इसमें कौन सा सही नहीं है? सी ऑप्शन जो कि सही नहीं है। बताया गया कि 50 लाख से अधिक लोगों को मौत की घाट उतार दिया गया था। 50 लाख नहीं है, 2 लाख लोगों की मृत्यु हुई थी। तो अगला क्वेश्चन है, जापान के किस शहर ने हाल ही में विध्वंसकारी सुनामी एवं नाभिकीय विकिरण का सामना किया था? तो जापान का फुकुशिमा है। यहाँ पर 11 मार्च 2011 को भूकंप आया था और यहाँ स्थित परमाणु विद्युत संयंत्र को क्षतिग्रस्त कर दिया था, जिससे नाभिकीय विकिरण की उत्पन्न होने लगा था, नाभिकीय विकिरण। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय उपमहाद्वीप का उत्तर पश्चिम प्रदेश भूकंप ग्रहणशील है, जिसका कारण है कि प्लेट टेक्टोनिक क्रिया होता है। इसका प्रमुख कारण है प्लेट टेक्टोनिक क्रिया। प्लेटों के सीमांत पर ये स्थित है। भारत का उपमहाद्वीप जो कि उत्तर पश्चिम प्रदेश, यह क्षेत्र भारतीय प्लेट में यूरेशियन प्लेट का अभिसरण क्षेत्र है। यहाँ ज्वालामुखी तथा मूंगे बनने जैसे कोई क्रिया नहीं होती है। पृथ्वी की सतह का वह भाग जिस पर भूकंपीय तरंगों को सर्वप्रथम रिकॉर्ड किया जाता है वो क्या कहलाता है? अधिकेंद्र। तो इसको हम लोगों ने अच्छे से पढ़ लिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोकोस प्लेट किनके मध्य पाई जाती है? तो हम लोगों ने पढ़ा था कि उत्तरी अमेरिका और प्रशांत महासागर के बीच में कोकोस प्लेट पाई जाती है। तो मध्य अमेरिका तथा प्रशांत प्लेट इसका पहला वाला आंसर हो जाएगा। तो फ्रेंड्स, आज आपके लिए क्वेश्चन है कि अधिकेंद्र किसको कहा जाता है। इस वीडियो में आपको बताया गया है अधिकेंद्र किसे कहा जाता है और भूकंप मूल किसे कहा जाता है। इसको आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए, इसका आंसर दीजिए। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर हमारा थ्योरी सेक्शन और पूछे गए क्वेश्चन सारे कंप्लीट होते हैं। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।